हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर। तो पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा था रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स क्यों होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। आज इस सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब टर्म्स क्या होते हैं। अलग अलग सिचुएशंस में हम कैसे एवरेज स्पीड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सब चीजें आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए और हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर, जो कि है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे, पहला टॉपिक वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आप इंट्रोड्यूस्ड हैं। क्लास 9th में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े हुए हैं। डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस, कोई अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वह जिस पाथ से ट्रेवल कर रहा है या जिस पाथ से मोशन कर रहा है, उस पाथ का एक्चुअल लेंथ होता है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जिस किसी पाथ से मोशन करता है, उस पाथ का एक्चुअल लेंथ ही क्या कहलाता है? डिस्टेंस। क्या कहेंगे? इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए से चले और पॉइंट बी पर पहुंचे, तो इसने किस पाथ को फॉलो किया? पाथ ए सी बी को फॉलो किया। तो इस पाथ ए सी बी का जो लेंथ होगा, वह लेंथ ही कहलाएगा डिस्टेंस। तो ए से बी पर पहुंचने पर इसने जिस पाथ को फॉलो किया, उसका टोटल लेंथ क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू, इसी को हम लिखेंगे पाथ लेंथ। ये होगा ए सी प्लस सी बी। यह लेंथ ए सी प्लस सी बी आएगा। यह पाथ लेंथ ही को हम, इस पाथ लेंथ को ही हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। अगर हम डिस्टेंस के यूनिट की बात करें तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। एंड सीजीएस यूनिट की, अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो क्या होगा? सेंटीमीटर। एसआई यूनिट मीटर और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। इट इज स्केलर क्वांटिटी। यह स्केलर क्वांटिटी होता है बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। डिस्टेंस में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होता। या डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता इसमें। इस वजह से यह कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में कैसी क्वांटिटी है जी? स्केलर। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। निगेटिव डिस्टेंस कभी पॉसिबल नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, तो जिस प्लेस से चला उसको कहते हैं इनिशियल पोजीशन, और जिस पर पहुंचता है उसको कहते हैं फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। या ऐसे भी कह सकते हैं द मिनिमम और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वो पॉइंट्स क्या होंगे? इनिशियल और फाइनल। द मिनिमम और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है, इस वजह से इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
यह इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। या कोई व्हीकल पॉइंट ए से कहां जा रहा है, पॉइंट बी पर, किस पाथ को फॉलो किया, ए सी बी पाथ को फॉलो किया। क्या जो व्हीकल जा रहा है इस पाथ ए सी बी से वह ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? नहीं। तो ए और बी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे पता करें? ए और बी को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें। अगर हम ए और बी को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो ए और बी के बीच का हमको क्या मिलेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस। यही शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस जो होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ए और बी के बीच है उसी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी। ये क्या हो जाएगा? ए बी। हम किधर से किधर चल रहे हैं? ए से बी की तरफ जा रहे हैं। अगर यही डायरेक्शन चेंज हो जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट बी से चल के कहां आए? ए पर। कोई ऑब्जेक्ट बी से चल के कहां आए? ए पर। तब भी मैग्नीट्यूड क्या चेंज हो रहा है क्या? ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जो पहले डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ए से बी की तरफ था, जब ऑब्जेक्ट बी से ए की तरफ आएगा, बी से स्टार्ट करे और ए पर पहुंचे, माने बी इनिशियल पॉइंट और ए फाइनल पॉइंट रहे, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बी और ए के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या चेंज होगा क्या? नहीं। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। अब ऑब्जेक्ट बी से ए की तरफ आ रहा है, इसके पहले वो ए से बी की तरफ जा रहा था। अगर हम अगर हम इस फिगर की पर्टिकुलर फिगर की बात करें तो ए से बी गया तो लेफ्ट से राइट गया, और जब बी से ए आ रहा है तो वह राइट से लेफ्ट आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। हमें डायरेक्शन को भी बताना पड़ता है। अगर यह मोशन बी से ए की तरफ करे तब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बी ए। क्या ए बी और बी ए का मैग्नीट्यूड अलग अलग है? नहीं। जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा बी ए भी है। बस किसका फर्क है? डायरेक्शन का। किसका फर्क है जी? डायरेक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट होता है। इस वजह से यह कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। यह डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक हैशटैग पॉइंट है, क्या है? जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वह हमेशा डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से या तो कम होगा या तो इक्वल होगा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से या तो कम होगा या तो इसके इक्वल होगा। कभी उससे ग्रेटर नहीं हो सकता, कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। चलिए इसको एक हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह कोई एक पर्सन जो अभी पॉइंट ए पर है, यह पॉइंट ओ के राइट में, पॉइंट ओ के राइट में, दैट इज ओ कैसा पॉइंट है? इनिशियल। ओ इनिशियल पॉइंट हो गया। अब यह ओ से चल के कहां पहुंच रहा है? पॉइंट ए पर। तो मोशन कहां से कहां हुआ? फ्रॉम ओ टू ए। यह ओ से चला, कहां पहुंचा? ए पर पहुंचा। कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4 और 5 यूनिट। तो ओ से ए जाने में इसने टोटल डिस्टेंस कितना यूनिट कवर किया?
5 यूनिट। बोलिए, ओ और ए के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, ये पाथ स्ट्रेट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ओ और ए के बीच का मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो होता है वो स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन के इक्वल होता है, तो ये भी कितना आएगा? 5 यूनिट ही आएगा। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा है और एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहां पर इस केस में जब यह पर्सन ओ से ए जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। लेकिन अगर ये यहां पहुंचकर फिर वापस किसी पॉइंट बी पर चला आए, यह पहले ओ से ए गया और फिर ए से कहां आ गया? बी। ये पर्सन पहले ओ से ए गया, फिर ए से कहां चला आया? पॉइंट बी पर। तो मोशन कहां से कहां हुआ? फ्रॉम ओ टू ए, देन फ्रॉम ए टू बी। इनिशियल पॉइंट तो ओ ही है, लेकिन अब फाइनल पॉइंट क्या बन गया? बी बन गया। तो मोशन फ्रॉम ओ से पहले ए एंड देन फ्रॉम ए टू बी। पहले यह पर्सन ओ से गया ए, फिर ए से रिटर्न आया किस पर? बी पर। तो डिस्टेंस क्या होगा? ओ से जब ए गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 यूनिट। प्लस जब ए से बी आया तब कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 2 3, 3 यूनिट। तो जो टोटल पाथ लेंथ होगा 5 जाएगा और 3 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 8 यूनिट। वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो फाइनल पॉइंट बी, इनिशियल पॉइंट ए, सॉरी इनिशियल पॉइंट ओ, फाइनल पॉइंट बी, इनिशियल पॉइंट ओ। फाइनल और इनिशियल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यह क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट। बोलिए, ओ से ए के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट। जो कितना यूनिट है? 1 2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। पहले केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, लेकिन जब दूसरा केस हुआ, जब यह पर्सन ओ से ए गया और फिर ए से रिटर्न होके बी पर आया, तब डिस्टेंस कितना आया? 8 यूनिट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 2 ही यूनिट आया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या हो गया? कम हो गया। तो आप कह सकते हैं कोई भी केस रहे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से या तो कम होगा या तो उसके इक्वल होगा, कभी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है स्पीड। स्पीड क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है, जितना डिस्टेंस कवर किया और जितने टाइम में किया, उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? स्पीड। या इसी को हम डिफाइन करने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। तो स्पीड तो स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। उसी को क्या कहते हैं जी? स्पीड। स्पीड इक्वल टू लिखेंगे क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितने टाइम में किया, दोनों का रेशियो जो आएगा उसी को हम क्या बोल देंगे? स्पीड। स्पीड के अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो आ जाएगा m0l(t-1). स्पीड डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड कर रहा है, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं, इस वजह से
स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। समय समय पर आप वीडियो को पॉज करके चीजों को नोट डाउन कर लिया करिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है, जब भी वीडियो देखिए अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिए और चीजों को नोट डाउन करते रहिए। अब हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड। स्पीड में एवरेज स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड होता है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी व्हीकल टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया। एवरेज स्पीड जो होगा वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड जो होगा वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम का क्या होगा? रेशियो। कोई भी व्हीकल, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो ही क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड आएगा, अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डेल्टा एक्स है, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डेल्टा एक्स। एवरेज स्पीड जो होगा, अगर टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया वो डेल्टा एक्स हो और कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में, मींस टाइम इंटरवल डेल्टा टी हो, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस डेल्टा एक्स अपॉन टोटल टाइम डेल्टा टी लिखते हैं। इसका भी यूनिट वही आएगा जो अभी हमने कुछ टाइम पहले मीटर का स्पीड का लिखा था, मीटर पर सेकेंड। अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर या उसके पाथ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या उसके पाथ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्पीड होता है उस स्पीड को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्पीड या उसके पाथ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्पीड होता है उस स्पीड को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कैसे करते हैं? कंसीडर कर ले, लेट डेल्टा एक्स बी द डिस्टेंस covered, delta x be the distance covered in time interval delta t। अगर कोई व्हीकल, कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? डेल्टा एक्स, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। देन जो एवरेज स्पीड होगा एवरेज स्पीड वो क्या आएगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। एवरेज स्पीड क्या आएगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब इसी में जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही स्मॉल रहे। अगर डेल्टा टी टाइम इंटरवल स्मॉल रहे, इतना स्मॉल कि वह अप्रोच करे जीरो की तरफ, तो यह डेल्टा टी तब टाइम इंटरवल नहीं रह के एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम बन जाता है। जब डेल्टा टी अप्रोच जीरो की तरफ करता है तो यह डेल्टा टी टाइम इंटरवल न रह के क्या बन जाता है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो उस स्पीड को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके लिए हम लोग एक मैथमेटिक्स का एक टर्म इंक्लूड करते हैं या मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट इंक्लूड करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लिमिट।
तब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आता है, उस इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखते हैं कैसे, इंस्टेंटेनियस स्पीड जब डेल्टा टी किधर अप्रोच करे, जीरो की तरफ, तब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो या अप्रोचेस टू जीरो, ये हो जाता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, यही डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है dx अपॉन dt। मैथ का टर्म, मैथ का कॉन्सेप्ट जिसमें लिमिट और डिफरेंशिएशन इंक्लूड होता है, अगर ऐसा कोई टर्म तो उसको आप लिखते हैं dx अपॉन dt। इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t या डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू t, या कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगा कितना, v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आप स्पीड निकाल रहे हैं या उसके पाथ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड निकाल रहे हैं, तो वह स्पीड क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो व्हीकल्स में लगा जो स्पीडोमीटर होता है, अगर हम बाइक या कार या किसी भी व्हीकल की बात करें तो उसमें एक स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है जो हमें स्पीड बताता है कि आप कितनी स्पीड से मोशन में हैं, कितने स्पीड से बाइक या कार को ड्राइव कर रहे हैं। तो उस स्पीडोमीटर की जो रीडिंग होती है वह उस गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एग्जांपल की बात करें तो हम लिख सकते हैं रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर, रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीडोमीटर का जो रीडिंग होता है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। आगे दो हैशटैग पॉइंट्स हैं, कैसे हम अलग अलग सिचुएशंस में एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। तो क्या कह रहा है, अ बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट स्पीड। अगर कोई बॉडी अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा हो तब एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कहा गया लेट डिस्टेंस क्या है, s1 s2 s3 डॉट डॉट डॉट, और ये डिस्टेंसेस जो इसने कवर किया वो स्पीड डिस्टेंस s1 को v1 स्पीड से, s2 को v2 स्पीड से, s3 को v3 स्पीड से, ऐसे ही आगे भी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड अभी हम लोगों ने देखा था, आया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है और तो कितना टोटल टाइम ले रहा है। तो टोटल डिस्टेंस s अपॉन टोटल टाइम t। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड v एवरेज इक्वल टू लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, सभी डिस्टेंसेस को हम ऐड कर देंगे, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट 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 अपॉन टोटल टाइम। मान लिया s1 को डिस्टेंस ट्रेवल करने, s1 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में t1 टाइम लगा, प्लस s2 को t2 टाइम लगा, प्लस s3 को कवर करने में t3 टाइम लगा, ऐसे ही आगे भी। तो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड, तब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट 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 टोटल के अपॉन में टाइम, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस s1 अपॉन स्पीड v1 प्लस t2 की जगह पर s2 अपॉन v2, ऐसे ही s3 अपॉन v3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस फॉर्मूले से हम एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब कोई व्हीकल अलग अलग डिस्टेंसेस को अलग अलग स्पीड से कवर करेगा
तो उसकी पूरी जर्नी में जो एवरेज स्पीड आएगा उसको हम लोग इस स्पीड से उसको हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी में अगर दो ही डिस्टेंस रहें और दोनों इक्वल रहें, इफ S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S, अगर डिस्टेंस दो ही डिस्टेंस रहे S1 S2 और दोनों इक्वल रहे और दोनों को अलग अलग वेलोसिटी से कवर किया जाए, तब एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, V एवरेज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, S1 प्लस S2 दैट इज S प्लस S अपॉन S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2, S प्लस S2S अपॉन यहां से S कॉमन करने पर यह आ जाएगा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 दैट इज V1 प्लस V2 अपॉन V1 इंटू में V2, S से S कैंसिल, तब एवरेज स्पीड हो जाएगा V1 इंटू में V2 का 2 में मल्टीप्लाई 2 V1 इंटू में V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस केस में जो एवरेज स्पीड आएगा वह दोनों स्पीड्स के हार्मोनिक मीन के इक्वल आएगा। जब कोई व्हीकल दो इक्वल डिस्टेंसेस को अलग अलग V1 और V2 वेलोसिटी से कवर करेगा, तब उसके मोशन का जो एवरेज स्पीड आएगा वो आएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 दैट इज हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। V1 और V2 का ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्मोनिक मीन। दूसरा केस है जब कोई व्हीकल डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट टाइम इंटरवल में मूव करे, अ बॉडी मूविंग विथ डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। अगर कोई व्हीकल या कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से अलग अलग टाइम इंटरवल में मूव करे, तब उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। स्पीड्स मान लिया V1 स्पीड टाइम इंटरवल T1 तक रहा, V2 स्पीड टाइम इंटरवल T2 तक रहा, V3 स्पीड टाइम इंटरवल T3 तक रहा, ऐसे ही और आगे भी। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां तो डिस्टेंस हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो पहले टाइम इंटरवल T1 में स्पीड क्या आएगा, V1 इंटू में T1 प्लस दूसरे टाइम इंटरवल में स्पीड क्या आएगा, V2 इंटू में T2 प्लस तीसरे टाइम इंटरवल में डिस्टेंस V3 इंटू में T3, ऐसे ही और आगे भी। टोटल के अपॉन में टोटल टाइम को अगर हम देखें तो आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस केस में एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे क्या, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट डॉट। इस फॉर्मूले से तब हम निकालेंगे क्या, एवरेज स्पीड। इसी में एक स्पेशल केस ये है, अगर टाइम इंटरवल्स सभी इक्वल हो जाएं, सभी टाइम इंटरवल्स आपस में क्या रहें, इक्वल रहें, तब एवरेज स्पीड क्या आएगा, T1 की जगह भी T, T2 की जगह भी T, T3 की जगह भी T, ये सभी टाइम इंटरवल्स T के इक्वल हैं, तब एवरेज स्पीड क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। हमने T को कॉमन कर लिया, T1 की जगह भी T, T2 की जगह भी T, T3 की जगह भी T, तो हमने T को क्या कर लिया, कॉमन, अपॉन T प्लस T जितनी बार जाएगा T, मान लेते हैं n टाइम्स है, n टाइम्स अगर हमने माना तो यहां आएगा Vn, बाहर मल्टीप्लाई में T, और नीचे T प्लस T कितनी बार, n बार, तो आ जाएगा n टाइम्स ऑफ T, T से T कैंसिल। और इस सिचुएशन में जो एवरेज स्पीड आएगा वो अर्थमेटिक मीन के इक्वल आएगा। कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट
वी एन टोटल के अपॉन में एन। अगला टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? कोई भी व्हीकल या कोई भी मूविंग व्हीकल अपने पोजीशन को किस रेट से चेंज करता है और किस डायरेक्शन में करता है। कोई भी मूविंग व्हीकल किस डायरेक्शन में अपने पोजीशन को किस रेट से चेंज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time in a given direction is known as velocity. It is equal to the, अगर हम मैथमेटिकली वेलोसिटी की बात करें तो लिखेंगे इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई भी व्हीकल जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वही किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के। हम इसको लिखेंगे कैसे? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी के अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो होता है मीटर पर सेकेंड, वहीं सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l t - 1। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l t - 1। अगर हम देखें तो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर है तो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन किस दिशा में होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो क्या डायरेक्शन होगा? तो कहेंगे इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी का भी होगा, या जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगा। इट मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, कोई भी व्हीकल अगर मोशन में है तो उसके पूरे इंटायर ट्रिप में, उसके पूरे मोशन में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी होता है रेशियो अपने मोशन में व्हीकल ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और टोटल कितना टाइम लिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का जो रेशियो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। हमने कंसीडर किया इफ x1 and x2 be the position of an object in time t1 and t2। कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका टाइम t1 पर पोजीशन x1 है और टाइम t2 पर पोजीशन x2 है, जब टाइम t1 से बढ़ के t2 हुआ तो पोजीशन x1 से चेंज होकर x2 हो गया। तो इस टाइम इंटरवल t1 और t2 के बीच ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 हो जाएगा डेल्टा x, रिप्रेजेंट करेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। t2 माइनस t1 इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा t, जो रिप्रेजेंट करेगा टाइम इंटरवल या टोटल टाइम। तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। ये रहेगा कॉन्सेप्ट एवरेज वेलोसिटी का। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी या उसके पाथ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डिफाइन कैसे करते हैं? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट a particular instant of time or at a particular
point of its path is called instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वह किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर या पाथ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी का वैल्यू आता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम देखें मैथमेटिकली तो लिखेंगे इट इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? यह एवरेज वेलोसिटी का लिमिटिंग वैल्यू होता है जब डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल होता है वो किधर अप्रोच करे? जीरो की तरफ। व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। लिखेंगे कैसे? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके हेड पर एरो लगा देते हैं। v इक्वल्स टू लिखेंगे क्या? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होगा क्या? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी टाइम इंटरवल। अब डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग, डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो या डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को लिखते हैं डेरिवेटिव के टर्म में dx अपॉन dt। क्या लिखेंगे? dx अपॉन dt। डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये लिखा जाता है dx अपॉन dt। इस dx अपॉन dt को कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, जहां x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। वेयर ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आ रहा है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे और इस पे आगे हम लोग खूब सारे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहां जो dx अपॉन dt है इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x क्या है? डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्मॉल t। इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्योंकि डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, जिसमें ये जो हमें फॉर्मूला मिला है v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आगे करने वाले हैं। अब दो हैशटैग पॉइंट्स हैं। हैशटैग पॉइंट्स रिलेटेड हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। तो पहला हैशटैग क्या है? When an object covers equal distances in all equal intervals of time, then it is called uniform motion. अगर कोई व्हीकल हर एक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बार बार इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसका मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। उसका मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। और उस मोशन में जो उसकी स्पीड या वेलोसिटी आएगी वो कैसी होगी? कांस्टेंट। माने न तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, दैट इज स्पीड बदलेगा, और न ही वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, दैट इज स्पीड या वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट। जैसे ये कोई कार, ये अपनी डिफेंडर, अगर कोई व्हीकल हर एक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सभी में इक्वल हो तो उसका मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। उसका मोशन क्या कहलाएगा बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। ये कोई कार जो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसका मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। और उस मोशन में या इस यूनिफॉर्म मोशन में जो इसकी स्पीड या वेलोसिटी होगी, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वह दोनों चेंज नहीं होगा, दैट इज वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा।
तो ये है यूनिफॉर्म मोशन। अब अगला जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अगर कोई व्हीकल हर एक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बार बार अलग अलग डिस्टेंस कवर करे या अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उसका यह मोशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। When an object covers unequal distances in all equal intervals of time, then it is called non-uniform motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट या व्हीकल हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बार बार अलग अलग डिस्टेंस कवर करे तो उसका मोशन क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसका मोशन क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, या डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगा। मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है, डायरेक्शन भी बदल सकता है, या दोनों बदल सकते हैं। तो हम कह देंगे वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट नहीं होगा। वेलोसिटी कैसे चेंज होगा? या तो उसका मैग्नीट्यूड बदले, या तो डायरेक्शन बदले, या तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदले। जैसे फिर से वही डिफेंडर, हर एक टाइम इंटरवल 5 सेकंड का। मान लिया पहले में इसने 50 मीटर तो कवर किया, दूसरे में मान लीजिए 30 ही मीटर डिस्टेंस कवर कर पाया, अगले में 80 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, इसके बाद वाले में 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। बोलिए, तो क्या हर एक इक्वल इंटरवल में जो यह व्हीकल है क्या हर बार इक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर किया? क्या नहीं। तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट होगा? क्या नहीं। तो यहां हर बार इक्वल इक्वल इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वह अलग अलग है, इस वजह से यह मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। क्या है क्वेश्चन की पॉइंट्स क्या हैं? क्वेश्चन में हमको बताया गया एक पूरा डिस्टेंस 60 किलोमीटर का है जो कोई एक ट्रेन कवर कर रहा है, जिसमें पहला 30 किलोमीटर वो यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से कवर किया। तो पूछ रहा है नेक्स्ट 30 किलोमीटर वह किस स्पीड से कवर करे कि उसके इंटायर ट्रिप का जो एवरेज स्पीड आए वो कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है डिस्टेंस S1 और S2 जो कि इक्वल है, कितना है? 30 किलोमीटर। पहले 30 के लिए स्पीड हमको गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरे 30 किलोमीटर के लिए हमको स्पीड पूछ रहा है और बता दिया है कि एवरेज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 40 किलोमीटर पर आवर। ये वो केस है जिसमें इक्वल डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड से कवर की जाती थी। उस केस में जो एवरेज स्पीड आता था वो दोनों ही स्पीड्स के हार्मोनिक मीन के इक्वल आता था। दैट इज V एवरेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V1 इंटू में V2 अपॉन V1 प्लस V2। एवरेज कितना है? 40 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V1 का वैल्यू 30, V2 फाइंड आउट करना है, अपॉन V1 की जगह पर फिर 30 प्लस V2। अब इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, 0 इंटू में 0, ये 4 3 जा 12, 40 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे आएगा 1200, प्लस 40 का मल्टीप्लाई V2 में करेंगे 40 इंटू में V2 इक्वल्स टू 32 जा 60 इंटू में V2। अब V2 यहाँ 60 बार, V2 यहाँ 40 बार, उधर जाने पर माइनस, ये आ जाएगा 1200 इक्वल्स टू 20 V2, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 12। यहां से V2 का रिजल्ट आया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर।
माने जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है, अगर उसे उस 30 किलोमीटर मतलब जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है अगर उसे ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से कवर करेगा तो उसके इंटायर ट्रिप का जो एवरेज स्पीड आएगा वो कितना आएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ये था आपका एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल और है, उसको भी देखते हैं। आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं उसके की पॉइंट्स, कुछ टर्म्स क्या क्या दिए हैं हमको। कोई व्हीकल या कोई ऑब्जेक्ट एक ट्रिप पर जा रहा है जिसमें उसने पूरे ट्रिप का 1/3 v स्पीड से कवर किया, नेक्स्ट 1/3 u स्पीड से कवर किया और लास्ट का 1/3 w स्पीड से कवर किया। तो पूछ रहा है बताइए उसके इंटायर ट्रिप का एवरेज स्पीड क्या होगा। हमने मान लिया टोटल डिस्टेंस क्या है x, टोटल डिस्टेंस है 3x, जिसमें पहला x डिस्टेंस v स्पीड से, दूसरा x डिस्टेंस u स्पीड से और तीसरा x डिस्टेंस w स्पीड से कवर किया। तो पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड हम लोग लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस x प्लस x प्लस x दैट इज 3x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 3x कवर हुआ है। टोटल टाइम कितना लगा, तो पहला x डिस्टेंस कवर करने में टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस x अपॉन स्पीड v, प्लस दूसरा x डिस्टेंस कवर करने में टाइम x अपॉन u, प्लस तीसरा डिस्टेंस कवर करने में x अपॉन w। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज स्पीड आ जाएगा आपका 3x अपॉन x न्यूमरेटर से कॉमन कर लिया और u v w को एलसीएम ले लिया। तो यहां v से v कैंसिल, u w का इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, u w प्लस u से u कैंसिल, v w प्लस w से w कैंसिल, u v। यहां आ जाएगा u v, x से x कैंसिल आउट हो गया, u v w अपॉन के अपॉन में है सबसे नीचे से सबसे ऊपर। एवरेज स्पीड मिल जाएगा आपको 3 टाइम्स ऑफ u v w अपॉन u w प्लस v w प्लस u v। तो उसके इंटायर ट्रिप का जो स्पीड आएगा वो इतना होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तीसरे लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं उसको आप सॉल्व करते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। धन्यवाद।